गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली सेल्स क्या है कि सभी लोग जानते हैं सेल्स एंड टिश्यू के बारे में। तो सेल्स सबसे प्रियर स्ट्रक्चर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और सबसे फंडामेंटल और स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल्स को। नाउ सेल्स के बारे में सभी लोग ये बातें जानते हैं। अब सेल्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेल्स का मेन काम क्या है कि स्ट्रक्चर और सपोर्ट देना। इनिशियल में जो भी चीजें दिया जाता है, इनिशियल्स में जो भी प्रोवाइड किया जाता है, बेसिक चीज है, रूट है, तो सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या रहता है कि वो स्ट्रक्चर और सपोर्ट्स देता है। दूसरा क्या रहता है कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को मिलने नहीं देता, सब अपने अपने ऑर्गेनल्स में है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखता है। दूसरा क्या करता है कि जो आरएनए के फॉर्म में या हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है कि जेनेटिकल सभी एक दूसरे के साथ अलग होते हैं, तो ये क्या करता है कि हमारे जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास रखता है। तो सेल्स ग्रोथ में हो, सेल्स रिप्रोडक्शन में हो, उसमें ये काम करता है। उसके बाद सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। हमारे पास जो भी एनर्जी है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी करेंसी माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। तो हम हमारे रहने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। वैसे ही है कि बहुत सारे जो डेड सेल्स हैं उसका एग्जिट कहाँ से होगा, तो हमारे ऑर्गेनल्स ही उसको खा जाते हैं, जिसको हम लोग लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो अनवांटेड मटेरियल जितने भी हैं उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सेल्स के। नेक्स्ट क्या है कि टाइप्स। तो अभी आपको फर्स्ट ईयर में मेनली जो पढ़ना है वो आपको एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट दोनों सेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट जो सेल्स होते हैं, टाइप्स की बात करें तो स्ट्रक्चर के अनुसार, सेलुलर स्ट्रक्चर के अनुसार दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप। तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रिमिटिव टाइप का होगा तो उसमें क्या है कि काफी बेसिक्स होंगे, बहुत एडवांसमेंट नहीं होगा। तो प्रोकारियोटिक क्या है कि बिल्कुल बेसिक वर्जन ऑफ सेल है, और यूकारियोटिक्स उसमें थोड़ा एडवांसमेंट है। तो अब एडवांसमेंट और बेसिक्स में क्या अंतर होगा वही देखते हैं। तो प्रोकारियोटिक्स में क्या है, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। जैसे जेनेटिकल सारे ऑर्गेनल्स बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो भी जेनेटिकली मटेरियल है वो बाउंडेड नहीं है, डबल बाउंडेड नहीं है, फ्रीली सस्पेंडेड है, सिंगल सेल्ड है, जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जनरली बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सब की क्लासिफिकेशन आती है प्रोकार्योटिक्स के अंतर्गत। सेल साइज भी है, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक्स है, तो यूकारियोटिक्स की तुलना में काफी छोटा होगा। तो माइक्रोमीटर में है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर के अंतर्गत ही होता है। इसका जो हेरिडेटरी मटेरियल है वो इधर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मोस्टली आरएनए ही रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें भी एडवांसमेंट, जब रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी ये बेसिक टाइप्स का है। तो जनरली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं जनरली प्रोकार्योटिक्स वाले। तो अब इसमें क्या है, किस टाइप से यूज करेंगे, तो एसेक्सुअल में जैसे बाइनरी फिजन हो गया, तो इस टाइप का ये लोग रिप्रोडक्टिव फेज यूज करते हैं। अब यूकारियोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, जितने भी ऑर्गेनल्स है जनरली डबल बाउंडेड है, सब एक दूसरे के साथ डिस्टिंक्ट है। अब इसका जो कैटेगरी है काफी ब्रॉड होता है, इसमें प्लांट्स है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, एनिमल्स है, ये सारे यूकारियोटिक्स में। अब इसमें क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एक तो साइट उसको देता ही है कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म देता ही है, और क्या है कि सेल कम्युनिकेशंस के लिए टाइम देता है। रिप्रोडक्शंस की बात करें तो ये यहाँ पे सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और काफी फीचर्स भी है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स भी है। तो यहाँ पे क्या है, यूकारियोटिक्स में प्लांट सेल भी है और एनिमल सेल भी है, बट हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो अब जब सेल्स की बात कर रहे हैं तो कुछ कुछ फंक्शंस होगा। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या करता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स देता है। दूसरा क्या करता है कि हमारे माइटोसिस के तहत हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ कराता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जेनेटिकल चीज को प्रिजर्व करके रखता है, हमें एनर्जी देता है, सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट करता है,
सेल कम्युनिकेशंस करता है और भी बहुत सारे वाइटल फंक्शन है सेल्स के। तो एक बात और है कि हमारा जो बॉडी बना है तो इनिशियल सेल से बना है, सेल ही जुड़ के टिश्यू बना है, टिश्यू जुड़ के ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, ऑर्गन सिस्टम से आपका फुल्ली बॉडी बना है। मतलब अगर सेल ना हो तो आपका पूरा बॉडी नहीं बन सकता। अब स्ट्रक्चर में आप पढ़े, क्योंकि हमको मेनली आपके जो चैप्टर है उनका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट एंड फंक्शंस। तो हमको मेनली सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और उसका क्या फंक्शंस है। सिंपली हमको सिर्फ यही पढ़ना है एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल की बात करें तो जो सेल्स एनिमल में कॉन्स्टिट्यूएंट कर रहा है उसको एनिमल सेल करेंगे, बहुत ही कॉमन बात है। तो एनिमल सेल अभी हमने पढ़ा कि यूकार्योटिक है, जिसमें सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल से प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अभी ये एक टिपिकल फोटो है, फोटोग्राफ से एनिमल सेल्स के, वो देखते हैं। तो ये जो एनिमल सेल्स है, ये हमारा जो लाइनिंग दिख रहा है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ये वैक्यूल्स है खाली वाली जगह को, ये गोल्जी एपरेटस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको आर भी बोलते हैं, रिबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म्स है, लाइसोसोम्स है। तो ये पिक्चर्स आप ड्राइंग कर करके देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में बेसिकली आते ही है एग्जाम ड्रॉ करना। तो ब्यूटीफुली आप घर में इसका प्रैक्टिस भी कीजिए, तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे स्थित है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके अंदर, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन रहे, चाहे वो न्यूक्लियस रहे, चाहे वो लाइसोसोम्स रहे, गोल्जी ऑपरेटस रहे, वैक्यूल्स रहे, तो हम उसके एक एक करके पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर तो हमको यहाँ से देखने को मिल गया, उसका फंक्शंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये एक डिटरमाइन कर रहा है कि एक जैसा डिस्टिंग्विश कर रहा है सभी को अलग से, एक दूसरे में मिलने नहीं दे रहा है। तो फर्स्टली ये हमारा सेल मेम्बर क्या करता है कि सेपरेट्स करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ सेपरेट करता है, उसका जो इंटरनल कंटेंट है उसके अंदर रहने देता है, दूसरे से नहीं मिलने देता। उसके अलावा अब जब जरूरत होगा मिलने का तब को मिलने भी देता है, इसलिए क्योंकि ये पोरस होता है, इसमें पोर्स है, तो ये मूवमेंट और सब्सटेंसेस इनवर्ड आउटवर्ड होते रहता है इसमें। स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो ये सेमी परमेएबल है, पोरस है, सेमी परमेएबल है, कोई भी लिक्विड आ जा सकता है, कोई भी चीज आ जा सकता है। उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन कंपोनेंट्स भी हैं और ये सभी सेल्स के अराउंड रहते हैं उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। और जितने भी लिविंग सेल्स है सभी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस की बात करते हैं तो ये फर्स्टली क्या है, सेल कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसको अपने अंदर रखता है गार्ड सेल्स के तरह। उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल्स बाहर जाना है, कौन सा मॉलिक्यूल्स अंदर आना है, तो इस हेमोस्टेटिस को कंट्रोल करने का भी जिम्मेदारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास ही है। उसके अलावा जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, कौन सा प्रोटीन होगा, उसका भी वो टोटली ख्याल रखता है। तो सेल कम्युनिकेशंस का भी काम में कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस। तो एक बार न्यूक्लियस की हम पिक्चराइज कर देते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। तो ये वाले पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो गोल है वो है न्यूक्लियस, और उसके बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग, चूंकि ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, तो उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं क्या है। तो न्यूक्लियस जो है ये मेनली क्या करता है, हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को कंजर्व करके रखता है, जैसे डीएनए हो गया एनिमल्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अपने खानदान के हैं, कहते हैं ना कि पैतृक गुण आता है, तो वो कहाँ से आता है, हेरिडिटरी मटेरियल से ही आता है, जीन से ही आता है। तो वो जो जीन वो कंजर्व रहता है वो हमारे न्यूक्लियस में ही आता है। उसके अलावा ये सेल्स को सिग्नल देता है ग्रो करने के लिए, मैच्योर, डिवाइड, डाई, ये सब करने का जो मेन सिग्नल है वो न्यूक्लियस से ही जाता है। न्यूक्लियस को बाहर में न्यूक्लियर इन्वेलप्स है जो आरएनए डीएनए को दूसरे सेल्स के साथ मिलने नहीं देता, तो वो सेपरेट करके रखते हैं, इसलिए वहां पे मेम्ब्रेनस है। उसके अलावा ये क्या है, स्फेरिकल है, गोल जैसा है, जो सेल के बीचों बीच रहता है, सेंटर में रहता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म से मिले नहीं, साइटोप्लाज्म लिक्विड टाइप का मटेरियल है, तो इसलिए उसके आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और भी उसके अलावा क्या है कि क्रोमोसोम के रूप में इंफॉर्मेशन वो गैदर करके रखता है, जो दूसरा ऑर्गेनल्स नहीं करता। मेनली हेरिडिटरी वाला जो मेन काम है वो यही करता है। उसके बाद
जितना भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला काम होता है वो न्यूक्लियस उसमें इन्वॉल्व रहता है, जेनेटिक मटेरियल का स्टोर रहे उसमें ये काम न्यूक्लियस का रहता है। अब साइटोप्लाज्म देखते हैं, तो साइटोप्लाज्म मेनली क्या है, थिक टाइप का जेली टाइप सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरे में जो भी जेली टाइप का मटेरियल है उसमें वो रहता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही होते हैं। इसमें ही साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे ईआर हो गया, वैक्यूल्स हो गया, जितने भी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सारे सस्पेंडेड होते हैं। अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। जो क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें, और ये थ्रेड क्या करते हैं कि जीन्स को कैरी करते हैं और इनहेरिटेंस में काम करते हैं। कोई भी पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में जा रहा है, बच्चे में जा रहा है, तो क्रोमोसोम के कारण ही होता है, ये आपने पढ़ा होगा पहले। तो ये जो क्रोमोसोम बना होता है वो मेनली डीएनए का बना होता है जिसमें क्रोमैटिन और प्रोटीन्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन कैरी होते हैं। अगर कुछ भी अनुवांशिकता, हिंदी में उसको अनुवांशिकता बोलते हैं, अनुवांशिक गुण जो भी पेरेंट्स से बच्चों में आना होता है वो गुण क्रोमोसोम के अंतर्गत रहते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है उसको जीन्स बोलते हैं। इसमें भी इंफॉर्मेशन कैरीड होते हैं कि सेल्स जो भी बनाना है वो कैसा बनाना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स क्या है, स्टोर्ड बबल फॉर्म्स है इरेगुलर शेप्स का जो सेल्स के अंतर्गत रहता है। वैक्यूल्स में मेनली खाली जगह रहता है, उसमें फूड या न्यूट्रिएंट्स मेनली ओके तो वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वैक्यूल्स में ये क्या होता है कि वो स्टोरेज का, जैसे आपके घर में स्टोर रूम रहता है कोई भी चीज स्टोर करने के लिए, सेम चीज वैक्यूल्स रहता है कोई भी चीज फूड स्टोर करने के लिए, कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए, जिसमें कि बाद में जब भी हमें जरूरत हो तो वहां से हमें मिल सके। तो एज अ स्टोर रूम वैक्यूल्स काम करता है। तो अब एनिमल्स में वैक्यूल्स में क्या है कि वैक्यूल्स में एनिमल सेल्स में ये बड़ा होता है और जब प्लांट्स में मेनली रिजिडिटी देता है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस, तो इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम लोग बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है कि प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना। तो जब भी हम जरूरत होता है प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके रखता है, जिस भी पार्ट में जरूरत होता है फिर वहां पे उसको सेंड करता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। जनरली सब जो गोल्जी अपरेटस हो, चाहे वैक्यूल्स हो, चाहे हमारा न्यूक्लियस हो, वो सारा डबल लेयर ही है। ये जनरली सारे यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ईआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जनरली दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ। इसके अपीयरेंस से पता चलता है कि स्मूथ है या रफ है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो रफ होता है उसका मेन काम क्या है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, और दूसरा वाला जो स्मूथ है वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। तो अब ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा रफनेस रहता है इसलिए नाम पड़ा। और स्मूथ में सिंथेसिस करता है फॉस्फोलिपिड्स का, लिपिड्स है ए टाइप का चीज है, तो इसलिए वहां का उसका सरफेस भी थोड़ा स्मूथ रहता है। बस दोनों में अंतर यही है। और ये दोनों में कोई ना कोई चीज का सिंथेसिस कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है कि प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आया लाइजोसोम। लाइजोसोम को आप क्या कर सकते हैं कि गार्ड सेल के रूप में काम करता है। ये मेनली क्या करता है कि इसमें छोटे छोटे फैट्स लाइक स्ट्रक्चर है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करता है जो जनरली ब्रेक डाउन करता है फूड्स को। और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है या डेड सेल्स है या डेड ऑर्गेनल्स है उसको क्या करता है कि इनगल्फ कर जाता है। उससे क्या हुआ कि दूसरा तीसरा सेल्स रप्चर नहीं हुआ, उससे प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी है। आपके पूरे बॉडी में जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसका साइड से ये एनर्जी फॉर्म करता है एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनेल्स के बारे में था, शॉर्ट फॉर्म फॉर डिप्लोमा। और नेक्स्ट वीडियो हम बाद में अपलोड करते हैं। थैंक यू।